नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन भारत के 2 महान नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। तो इनके जन्म दिवस पर इनके कंट्रीब्यूशन को याद रखते हुए हम इनको शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, दोनों ही नेताओं का भारत की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। जहां एक तरफ महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते चलकर अंग्रेजों का विरोध किया और कई बड़े आंदोलनों को लीड करके भारत के लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजी हुकूमत का इन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया। चाहे सत्य और अहिंसा का रास्ता ही इन्होंने अपनाया हो, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और इसी रास्ते चलने वाले एक व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने भी भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान निभाया। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। और शास्त्री जी का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो बहुत कमाल का रहा। शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड नेता थे। इनको सभी लोग पसंद करते थे। इनके समर्थक तो पसंद करते ही थे, लेकिन इनकी विरोधी दल के जो नेता थे वो भी इनको पसंद करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि शास्त्री जी को पद का कोई लालच नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं है, पर्सनल इनके कोई हित नहीं है। ये सब काम देश हित के लिए करते थे। ये हमेशा ईमानदार बने रहे और हमेशा इन्होंने एक पीसफुल इन्वायरमेंट देश में क्रिएट करने की कोशिश करी, और एक मजबूत नेता के तौर पे भी ये प्रोजेक्ट हुए जब भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ। तो इनकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो दोस्तों, मैंने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी और इनका आज़ादी की लड़ाई में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, और जो शास्त्री जी का जीवन रहा है और शास्त्री जी का जो कार्यकाल रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। इनकी मिस्ट्री डेथ के ऊपर भी मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, जल्दी लेके आऊँगा। तो वैसे वो वीडियोज आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी और शास्त्री जी के दोनों के जो विचार थे उनकी, और गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस रहा है शास्त्री जी की लाइफ पे, शास्त्री जी के जीवन पे गांधी जी का क्या प्रभाव रहा है, इसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कुछ रहा। महात्मा गांधी जी का जन्म जहां पे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या करी गई थी नथुराम गोडसे द्वारा, आप सभी जानते हैं ये बात। और दूसरी तरफ है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ लेकिन 1904 में हुआ, और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के एक दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, वो भी काफ़ी मिस्टीरी है। उसमें दावा तो ये किया जाता है, ऑफिशियली ये कहा जाता है कि इनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन इनका परिवार और कई लोग जो हैं वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं, सही तरीके से इनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सरकार के द्वारा पेश नहीं करी गई, और कई संदिग्ध बातें हैं जो कि इनकी मृत्यु के ऊपर सवाल उठाती हैं कि इनकी मृत्यु नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी या उसमें कोई कंट्रोवर्सी थी, कुछ उसमें कुछ अलग चीज़ थी। तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और कई चीज़ें उसमें फैक्चुअली बेस पे सही तरीके से आपको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती हैं, ये चीज़ें हैं। तो इनका एक कोट है शास्त्री जी का, वहाँ से शुरू करते हैं। द लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑल अदर लॉयल्टीज। देश के लिए जो लॉयल्टी है वो सबसे पहले आती है, बाकी सब लॉयल्टीज सेकेंडरी हैं और उसके बाद ही आती है। और जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने भारत पाकिस्तान 1965 का जब वॉर हुआ था उस समय दिया था। बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन पहले खुद के अंदर लाइए, और वो परिवर्तन आप खुद बनिए, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 2 अक्टूबर को दोनों नेताओं का जन्म दिवस आता है। साल अलग अलग है। 1969 में गांधी जी बहुत पहले पैदा हो चुके थे, शास्त्री जी के जन्म से लगभग 35 साल पहले पैदा हो चुके थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं कि इन्होंने भारत की आज़ादी में, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, कई लोग महात्मा गांधी जी का विरोध भी करते हैं। विरोध करो या फिर उनका सपोर्ट करो, वो आपकी मर्जी है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आज़ाद हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का भारत की आज़ादी में एक अहम योगदान रहा है। वो एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सब लोगों को जोड़ा, सब लोगों को उन्होंने जोड़ा। अब ये सवाल आप कर सकते हैं कि भगत सिंह को बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कैसे हुआ, कई सारी चीज़ें हैं। वो आप उसका जब सही मायनों में इतिहास पढ़ेंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। आप व्हाट्सएप से पढ़ के या किसी पार्टी विशेष या किसी राजनीतिक दल के कहने पे आप ये नहीं समझ सकते कि गांधी क्या थे या शास्त्री क्या थे। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, वो इस देश के
एक बहुत ही बड़े स्तंभ थे, जो आज भी गांधी और शास्त्री जैसे नेताओं को देश की आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। उनका बहुत बड़ा योगदान था, देश को उन्होंने एकजुट किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। मिलियंस ऑफ यूथ जो हैं वो गांधी जी के पीछे चलते थे। वो डंडा हाथ में रखते थे, लेकिन हमेशा कहते थे कि डंडा चलाना नहीं है, सत्य और अहिंसा का रास्ता हमें अपनाना है। और उसी जो भीड़ थी उसमें एक सितारा भी था, वो था लाल बहादुर शास्त्री नाम का व्यक्ति। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो उन्हीं लोगों में से थे जो गांधी जी के विचारों से बहुत सहमति जताते थे, और वो एक इम्पोर्टेंट लीडर भी बने, गांधी जी की बातों को मानते थे। उसके बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री बने, और वो भारत के सबसे बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे। ऐसे नेता जिनको सभी लोग पसंद करते थे, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, सभी लोग उनको प्यार करते थे, ऐसे व्यक्ति थे। फिर उसके बाद शास्त्री जी जो हैं, उनका बचपन की अगर बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल में वो आए कैसे, तो उनका कोई लिंक नहीं था, उनका परिवार कहीं इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उनकी जो स्कूल थी, हरीशचंद्र हाई स्कूल, वो काफ़ी पैट्रियोटिक स्कूल थी। उसमें कई सारे टीचर्स थे जो कि पैट्रियोटिक थे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थे। उसमें एक व्यक्ति थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया शास्त्री जी के जीवन पे। ये वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से शास्त्री जी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में मेनली आए। इन्होंने मदद करी थी शास्त्री जी की, फाइनेंशियल हेल्प भी की थी। इन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन देने के लिए शास्त्री जी को एज ए ट्यूटर अपॉइंट किया था, ताकि शास्त्री जी का भी अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें वो। उसके बाद शास्त्री जी जो हैं वो मिश्रा जी से बहुत प्रभावित थे, उनके पैट्रियोटिज्म से प्रभावित थे। उसके बाद उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी, ब्रिटिश हुकूमत के बारे में जानना शुरू किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट जैसे नेताओं की किताबें और इनके वर्क को ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना साल, 35 साल बाद पैदा होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री पहली बार भारत में जब गांधी जी आते हैं 1915 में, उसी समय वाराणसी में एक मीटिंग के दौरान मिलते हैं। मीटिंग नहीं, एक बेसिकली पब्लिक असेंबली होती है, उसमें मिलते हैं। शास्त्री जी सिर्फ उस समय 11 वर्ष के होते हैं। 11 वर्ष की उम्र में ही शास्त्री जी जो हैं वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित होते हैं, और उनका जो इम्प्रेशन था महात्मा गांधी का जो शास्त्री जी पे, वो हमेशा रहा, ताउम्र रहा, जब तक उन्होंने दुनिया छोड़ ना दी। ताशकंद समझौता उन्होंने 10 जनवरी 1966 को किया था। उस दिन भी उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया था, गांधी जी की लिगेसी की बात करी थी, गांधी जी से वो कितने प्रभावित थे। गांधी जी को कोट करने में वो कभी हिचकिचाते नहीं थे, एक पक्के गांधीवादी व्यक्ति थे वो। तो आज के समय कई लोग ऐसे माने जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि आप देखते होंगे अपने आसपास, और आप खुद ये महसूस कीजिएगा, अगर आप में भी या किसी में भी आ सकती है। मैं किसी को भी इसके लिए टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कई लोग शास्त्री जी को अपना बहुत अच्छा नेता बोल देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन गांधी जी को वो टारगेट कर देते हैं। एक तरफ वो जैसे कि नेहरू जी को अपमानित करने का साथ में वो सोचते हैं कि पटेल को हम सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये नेता एक साथ के नेता थे। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जेल गए हैं लोग, इन्होंने डंडे खाए हैं पुलिस के, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। हाँ, किसी के डिसीजन में डिफरेंस हो सकता है। आप नेहरू के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नेहरू के पर्सनल जीवन के ऊपर आप टीका टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। उसी तरीके से शास्त्री जी, नेहरू जी, पटेल साहब और जो गांधी जी हैं वो इस तरीके के नेता थे। उनको सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से पढ़ना बहुत ही बड़ी मूर्खता है, उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। तो शास्त्री जी जो है वो एक पक्के गांधीवादी थे। और उसके बाद क्या क्या होता है इनके जीवन में उसकी बात करते हैं। तो 1961-21 का जो समय था, 1920-21 का, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उस दौरान कई बार मीटिंग हुई थी गांधी जी की, और कई पब्लिक असेंबली हुई थी। शास्त्री जी उसमें जाते थे, 10वीं क्लास में थे, सिर्फ 16-17 साल की उम्र थी इनकी। तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि सब बच्चे जो हैं वो पब्लिक मीटिंग्स आएँ, स्कूलों को छोड़ दें और विदेशी वस्तुओं और विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करें, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो ज्वाइन करें। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कोऑपरेट नहीं करना था ब्रिटिश हुकूमत के साथ, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना था, उसमें शास्त्री जी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले अपने स्कूल से विड्रॉ कर दिया, इन्होंने विड्रॉ कर दिया हरिश्चंद्र स्कूल से। उसके बाद इन्होंने लोकल कांग्रेस की ब्रांच को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद इनको एक बार जेल में भी डाला गया, क्योंकि इन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन में कई उसमें जाते थे, सभाओं में जाते थे, रैलियों में जाते थे, तो इनको जेल में भी डाला गया। लेकिन क्योंकि बच्चे थे उस समय, तो इनको जेल से छोड़ दिया गया जल्दी। उसके बाद कई बार जेल में गए हैं ये, क्विट इंडिया मूवमेंट तक गए हैं ये। तो उसके बाद आप जानते हैं कि एज ए पीएम कब बने, 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया था। इनके देहांत के बाद उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट था के कामराज ने ये डिसीजन लिया कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस समय
इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई जैसे लोग जो हैं वो लाइन में आ चुके थे और वो प्रधानमंत्री बनना भी चाहते थे। तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना। कई लोग ऐसा समझते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो एक कमजोर नेता बनेंगे, क्योंकि सब उनको एक साधारण व्यक्ति मानते थे। ये व्यक्ति जो है वो क्या देश को चला पाएगा, देश को लीड कर पाएगा? लेकिन शास्त्री जी एक कमाल के लीडर निकल उभर के आए। शांति में भी वो सबसे साथ शांति बना के रखना चाहते थे, सत्य अहिंसा के रास्ते पे भी चलना चाहते थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का टकराव हुआ तो उसमें भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अपनी भूमिका निभाई। तो 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ होती है। तब तक ये प्रधानमंत्री ही रहते हैं भारत की। उसके बाद आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है वो मेनली 2 धड़ों में बटी हुई थी। वैसे देखें तो 3 धड़ों में बटी हुई थी। तो तीसरा धड़ा जो है उसको धड़ा नहीं मानते हैं, वो तो 2 धड़ों को किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा था। तो एक कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। कोल्ड वॉर में बेसिकली क्या था, यूएसए और उसके सहयोगी देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे जो कि कैपिटलिस्ट देश थे, वो एक शीत युद्ध लड़ रहे थे यूएसएसआर के खिलाफ। यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, ये एक कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था और ये एक कैपिटलिस्ट स्टेट हुआ करता था, ये कैपिटलिस्ट देश हुआ करते थे। तो इनके बीच में एक गृह युद्ध चल रहा था। दोनों अपना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे थे, हर तरीके का डोमिनेंस बढ़ा रहे थे। हथियारों की रेस चल रही थी, स्पेस रेस चल रही थी। दूसरे देशों में कम्युनिस्ट सरकार बनेगी या कैपिटलिस्ट सरकार बनेगी, उसमें दूसरे देशों में हस्तक्षेप चल रहे थे, कई प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे। तो उस दौरान भारत की हुकूमत और नेहरू जी ने यह तय किया कि वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, न तो यूएसए का पक्ष लेंगे न यूएसएसआर का लेंगे। और उन्होंने अपने सहयोगी कई बड़े अफ्रीकन कंट्रीज के नेताओं के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको कहा जाता है NAM, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, इसमें बेसिकली ये था कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, न तो हम यूएसए के खेमे में हैं ना यूएसएसआर के खेमे में हैं। तो इस पॉलिसी को शास्त्री जी ने भी कंटिन्यू कर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा किया, स्ट्रेंथन किया। क्यों? क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो कि हमारा सबसे विरोधी मुल्क था, वो यूएसए के धड़े में जा रहा था, यूएसए की तरफ झुका हुआ था। यूएसए भी उसको कई बार सपोर्ट कर रहा था। तो इसलिए हमें भी सोवियत यूनियन की तरफ झुकना पड़ा, थोड़ा सा हमने उसकी तरफ स्ट्रेंथ अपने रिलेशन किए, तभी से हमारे रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय और बेहतर हुए रिलेशंस। उसके बाद बेसिकली ये था कि आप सभी जानते हैं कि साल 1962 का जो युद्ध हुआ, इंडो चाइना वॉर, इसमें भारत की हार हो गई थी। चाइना ने भारत को हरा दिया था और वो हार जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारी आर्मी जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं थी। हमारी आर्मी के पास बेहतर हथियार नहीं थे, बेहतर हमारे आर्मी के पास पोशाक नहीं थी, बेहतर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए हम हार गए। हमारी सेना में कोई कमी नहीं थी लेकिन हम हार गए। इसीलिए आगे चल के शास्त्री जी ने डिफेंस बजट को बढ़ाया, बेहतर हथियार खरीदे, बेटर इक्विपमेंट खरीदे, बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ताकि हमें आने वाले समय में अगर कोई सी वॉर का सामना करना पड़े तो हम उसका डट कर मुकाबला कर सकें। और ऐसा हुआ भी। साल 1965 में, 3 साल बाद ही, 1962 में लड़ाई हुई थी, 1965 में फिर लड़ाई होगी। किसके साथ हुई? अब की बार हुई पाकिस्तान के साथ। तो भारत और पाकिस्तान का दूसरा वॉर था ये। एक तो 1947-48 में कश्मीर में हो गया था, अभी 1965 में एक और वॉर हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। उसके बाद 1998 में आप जानते हैं कि कारगिल वॉर हुआ। तो भारत पाकिस्तान ने 4 युद्ध लड़े हैं अभी तक, उसमें ये दूसरा वॉर था जो कि शास्त्री जी के समय पे हुआ। तो इस लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, शास्त्री जी ने एक तरीके से पूरे देश को बहुत ही कमाल के तरीके से लीड किया। भारत की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, बहुत ही बहादुरी से लड़ी और बहादुरी के साथ साथ लीडरशिप की भी एक अहम भूमिका होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। तो उसमें इन्होंने लीडरशिप में बहुत अहम भूमिका निभाई। और उसी दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। क्यों दिया था ये नारा? जय जवान, जवान को इनकरेज करने के लिए, सोल्जर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें। और किसान का साथ में इसलिए दिया क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था। तो यहाँ पे समस्या थी, फूड ग्रेन्स की समस्या थी। उस फूड ग्रेन्स की समस्या को खत्म करने के लिए किसानों को इनकरेज किया कि वो अपनी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो जय जवान जय किसान ये नारा अमर है, आज भी वैसे ही चलता है जैसे कि अभी लेटेस्ट नारा हो। बहुत फेमस नारा शास्त्री जी का दिया हुआ है। फिर 1965 का जो वॉर है, उसमें पाकिस्तान का ये मंशा थी पाकिस्तान की, वो कश्मीर को जीत लेगा। लेकिन वो मंशा हमेशा से पाकिस्तान की मंशा ही रही है और हमेशा मंशा ही रह जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाई। और इस वॉर में भारत की जीत होती है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ोगे तो पाकिस्तान कहेगा कि भारत की हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई, और भारत की किताबों में पढ़ोगे तो भारत की जीत हुई, ये कहा जाता है। लेकिन दुनिया के आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि भारत की जीत हुई। क्यों? क्योंकि
पाकिस्तान का जो इश्यू था, जो मकसद था, जो एम था कि कश्मीर को जीतना है, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इस वॉर के अंदर भारत ने पाकिस्तान की 1840 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया था, जहां पाकिस्तान ने सिर्फ 540 किलोमीटर जमीन को ऑक्यूपाई किया था। कुछ हिस्से में नॉर्थ में इनको सक्सेस मिली थी, लेकिन भारत लाहौर तक पहुंच चुका था, भारत की आर्मी। तो ये चीजें हुई थी, भारत को इसमें ज्यादा सफलता हासिल हुई, लेकिन फाइनली 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में करवाया और उसके बाद आगे चल के ताशकंद समझौता हुआ। तो ये भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसमें भारत को ज़्यादा एडवांटेज था और भारत चाहता तो अग्रेसिव स्टेप ले सकता था, भारत चाहता तो उस टेबल पे बैठ के अपनी शर्तों को मनवा सकता था पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान बैकफुट पे था। लेकिन शास्त्री जी ने किसी को दबाव में नहीं डाला। आगे चल के एक समझौता हुआ ताशकंद में, और ताशकंद में जो समझौता हुआ ये करवाया था सोवियत यूनियन ने। समझौता किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद अयूब खान जो कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में 10 जनवरी 1966 को ये समझौता होता है। और इस समझौते में शास्त्री जी ने फाइनली ये कहा कि जितना एरिया भारत ने जीता है वो हम आपको लौटा देंगे, आप हमारा एरिया लौटा दो, और जैसी जो कि त्यों स्थिति हो जाएगी, जैसा पहले था वैसा हुआ। भारत के 3000 सोल्जर्स इसके अंदर शहीद हुए और पाकिस्तान के लगभग 3800 सोल्जर्स के भारतीय आर्मी ने उनको मौत के घाट उतारा। तो ये स्थिति रही थी। ताशकंद समझौते में भारत जो है अपनी शर्तें मनवा सकता था, लेकिन शास्त्री जी गांधीवादी नेता थे और ताशकंद समझौते पर भी गांधी जी का असर दिखता है शास्त्री जी के डिसीजंस पे कैसे। और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि ये जो ताशकंद समझौता है ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है, और ये हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है, और ये जो एग्रीमेंट हम जिस तरीके का कर रहे हैं ये महात्मा गांधी जी को और उनकी लिगेसी को एक ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट दे सकता हूं मैं, इससे बड़ा ट्रिब्यूट नहीं दे सकता, ये शास्त्री जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि गांधी जी के रास्ते पे हम चलें, उनके रास्ते पे हम रहें, सत्य के रास्ते पे रहें, अहिंसा के रास्ते पे रहें, पीस की बात करें, ग्लोबल पीस की माहौल को हम, इन्वायरमेंट हार्मनी को हम प्रमोट करें, नॉन वायलेंस को हम प्रमोट करें। ये उनका था। उनकी ये एक किताब है संदीप शास्त्री जी ने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। उसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से शास्त्री जी ने उस समय मीटिंग हो रही थी और उस समय सुबह जब नाश्ता कर रहे थे लोग, तो उस समय उन्होंने किस तरह से बताया कि गांधी जी को वो हमेशा कोट करते थे। उन्होंने कहा था कि टू कीप फेथ विद द मोस्ट प्रीसियस लेगेसी दैट द कंट्री हैड फ्रॉम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? पीस, नॉन वायलेंस, फ्रेंडली रिलेशंस, हार्मनी। ये जो चीज है इसके लिए हमें एक ऐसा समझौता करना होगा पाकिस्तान के साथ जो कि पीस को प्रमोट करे, अच्छे रिलेशंस को प्रमोट करे, और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हम बेहतर बनाएं। हमारा ये मकसद नहीं है कि आज पाकिस्तान बैकफुट पे है तो उसको और बैकफुट पे दबोलो और उसको एक तरह से दबा दो, नहीं, ये नहीं है। हम अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, हम भारत की आत्मा को, महात्मा गांधी की लेगेसी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। ये चीज इन्होंने कही, और ये जो उनकी जो भावना थी, जो गांधीवादी विचारधारा थी, वो उनके मन में हमेशा थी, आखिरी समय तक थी। और आखिरी समय तो था ही। आखिरी समय क्यों था? क्योंकि 10 जनवरी को ये समझौता साइन हुआ था। उसके नेक्स्ट डे जब 11 जनवरी आई, 11 जनवरी की रात को ही एक्चुअल में सुबह डिक्लेयर किया गया था इनको, 11 जनवरी को इनको एक हार्ट अटैक का दौरा आता है और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल है उसमें यही कहा गया। लेकिन एक ताशकंद फाइल की नाम की एक मूवी आई थी दोस्तों, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देखिएगा। इसमें कई सारे सवालों पे लाके आपको खड़ा कर दिया कि अगर हार्ट अटैक से हुई थी तो वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं, किस तरह से हुई, क्या कारण रहे, कभी पहले उनको हार्ट अटैक आया नहीं था। और उसके अलावा कई सारे संदिग्धात्मक सवाल हैं, कई ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब है। इसकी वजह से इनकी जो डेथ है वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, आज दिन तक वो डेथ मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। तो ये भी एक बात है, क्योंकि एक ऐसे नेता थे जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, इतने बड़े पॉलिटिशियन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनका किसी दूसरे देश के अंदर हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाना और उसके बाद उसके सही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना मिलना एक बड़ी बात है। और ऐसे ईमानदार नेता थे दोस्तों, ऐसे सादा जीवन उच्च विचार जीने वाले व्यक्ति थे कि जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद इनके पास क्या होता है? एक पुरानी कार, वो भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे ली थी। शास्त्री जी के जो किस्से हैं दोस्तों, मैंने इनकी बायोग्राफी में कवर कराए हैं, किस तरीके के ईमानदार व्यक्ति थे ये। इन्होंने मतलब एक बार ये साड़ी लेने के लिए गए थे अपनी वाइफ के साथ, और जो साड़ी देने वाला व्यक्ति था उसने देखा कि ये तो प्रधानमंत्री जी जाए हैं, तो उन्होंने उनको गिफ्ट देने की कोशिश करी, एक महंगी साड़ी।
तो शास्त्री जी ने कहा कि ना तो मैं इतना कमाता हूँ और ना ही मैं ऐसी महंगी साड़ी को एक गिफ्ट की तरह से ले सकता हूँ। तो इस तरीके की ईमानदारी उसके अंदर थी, उनके अंदर थी। और वो रेलवे मिनिस्टर जब रहे और रेल के अंदर एक बड़ा रेल ट्रेन क्रैश हो गया था, उस समय मॉरल ऑब्लिगेशन लेते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। कौन सा ऐसा नेता है आज के समय जो कि किसी एक्सीडेंट पे या किसी भी बड़े ब्लंडर पे भी अपना रिजाइन खुद दे दे? आज के समय वो जो सिंप्लिसिटी है और वो जो पद के प्रति कोई लगाव ना होने वाली चीज, वो किसी बहुत ही नाम मात्र के नेताओं में आपको मिलेगी। ऐसे नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और यही उनकी लेगेसी है जिसकी वजह से हम शास्त्री जी को आज भी और हमेशा याद करते रहेंगे। और गांधी जी का भी आप सभी जानते हैं, उनकी बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं। उनके ऊपर, शास्त्री जी के ऊपर हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, और भी बहुत से लोगों के ऊपर हम पढ़ते रहते हैं। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ नए हैं तो इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको इन वीडियोस से रिलेटेड पीडीएफ, इनके नोट्स और इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। साथ ही आप अगर अपनी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी को घर बैठे करना चाहते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, तो आप यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और बायोलॉजी के कोर्सेज जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में मिलेंगे, जहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपना आकलन कर सकें। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इन दोनों QR कोड्स को स्कैन करके इंस्टाग्राम और एप्लीकेशन से जुड़िएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।